नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी आपका प्रोक्सिमा एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको आज तेजादशमी है तो आपको तेजादशमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं उसी के साथ आज मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके आया एक बार फिर से। आज हम मैथ पढ़ेंगे। जो अपना CET 10+2 का पिछला एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए थे मैथ के वो पढ़ेंगे अपन। पिछले CET का जो 10+2 वाला एग्जाम था उसमें मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हर पेपर में और हर पारी में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मैथ का आए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है अपना कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपने। हम अपने अब सबसे पहले बात आती है प्राकृत संख्याओं की कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वो संख्या होती है जैसे अपनी जो गिनती होती है, मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक चले, ऐसी संख्या है जो 1 2 3 से शुरू होकर कहां तक चले? अनंत तक चले, उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं हम। तो हमें प्राकृत संख्याओं का योग करना है। 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो हम 1 से लेकर 50 संख्याओं का योग थोड़ी ज्ञात करेंगे। उसके लिए प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n+1/2। तो n का मान क्या है? यहाँ पर n का मान है कितनी संख्याएं हैं। स्टार्टिंग से अपने को कितनी संख्याएं लेनी है? प्राकृत संख्याएं। तो अपने पास कितनी संख्या है? कुल 50 संख्याएं में कुल 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान कितना होगा अपने लिए? 50। 50 + 1/2। 2 से अपन 50 बांटेंगे कितनी बार? 25 बार में। 25 × 51, दोनों को मल्टीपल करते हैं। 25 से कम 25 के 5, हासिल के 2। 25 × 5 कितने होते हैं? 125। 125 और 2 127। कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना? सी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना था अपने को। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n+1/2। तो प्राकृत संख्या है n का मान 50 लगा अपन ने। 50 ब्रैकेट 50 + 1/2। 50 और 1 51। 2 से काटा अपन ने 50 को 25 बार में और 25 को 51 से मल्टीपल किया तो कितना आया? 1275। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना? ऑप्शन सी। देखते आगे बढ़ते हैं। देखो CET 10+2 में मैथ के एग्जाम्स का मैथ के क्वेश्चंस के बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि लगभग हर पेपर में 17 से 18 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो हम इनको बहुत आसानी से सोल्व करना सीखेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो एक खंबा है और ये उसकी क्या डल रही? परछाई डल रही है। तो अपने को दिया हुआ है कि खंबे की परछाई की जो लंबाई है वो खंबे की लंबाई कितना है? √3 गुना। अगर जैसे खंबे की लंबाई अपन 1 मानेंगे, 1 इकाई, तो परछाई की लंबाई कितनी होगी? √3 इकाई। तो यहाँ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें अपन बात करें तो खंबा ये क्या आ रही है? ये आ रहा है लंब और ये क्या आ रहा है? आधार। तो लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार आपको पता है काय में आता है? tan थीटा में। जब त्रिकोणमिति क्लास पढ़ेंगे अपन तब इसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे। इसी के लिए शॉर्ट फॉर्मूला होता है एक लाल बटा कक्का। ये पहला होता है साइन का, साइन कोस टेन, कोस से कोसेक। तो अपन क्या की बात करें यहाँ पे? टेन की। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार काय में आता है? tan थीटा में। इसका मान रखते हैं अपन tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? 1 और आधार कितनी है? √3। ठीक है, लंब का मान रख दिया अपन ने 1, आधार का रख दिया √3। अब बात करें tan थीटा की, तो tan में 1/√3 का भाग होता है। अपन मानों के सामने देख रहे हो tan में 1/√3 होता है 30 का मान। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ से अपन तुलना करें तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अर्थात कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। और जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं पिछले पेपर देख रहा था, उसमें हर पेपर में, हर पारी के पेपर में कम से कम 1-2 क्वेश्चन इसकी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जरूर आए थे। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन है। आपने दे रखा है कि खंबे की लंबाई का √3 गुना उसकी परछाई की लंबाई है। अपन ने खंबे की लंबाई मान लिया 1, तो उसकी परछाई की लंबाई कितनी आ गई? √3। तो अपने को लंब बटा आधार, अब लंब बटा आधार आपको पता है काय में आता है? tan थीटा में। अपने फॉर्मूला लगाया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान है कि आधार का मान कितना है? √3। अब tan में 1/√3 किसकी मान होता है? किसका मान होता है? tan 30 का मान। अर्थात कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री का कोण। तो अपना ऑप्शन हो गया ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये क्वेश्चन है, यदि log base 2 ब्रैकेट x + 1 बराबर
2। अब लोग के फॉर्मूले होते हैं, ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स की जब अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी अपने लोग के क्वेश्चन आए थे, उनके पुराने पेपरों में जब क्वेश्चन करे थे, और अभी इस 10+2 वाले में भी लोग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अपन बहुत जल्दी लोग टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है लोग का कि लोग बेस ए बी बराबर एक्स दिया हुआ हो, तो यहाँ से अगर अपने को बी की वैल्यू निकालनी हो तो वो होती है ए की पावर एक्स। क्या होती है वो? ए की पावर एक्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू x+1 और x की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो बी का मान कितना है x+1 बराबर ए की पावर x। ए क्या है यहाँ पर 2 और x का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 2। तो अपने पास x+1 बराबर कितना आ गया 2 की पावर 2 मतलब 4। x+1 का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी ऑप्शन सही। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसमें लोग के कॉन्सेप्ट का हमारे, तो हमें एक दिन जल्दी अपन लोग की क्लास से पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सारे फॉर्मूले शॉर्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो लोग का फॉर्मूला होता है लोग बेस ए बी बराबर एक्स दिया हुआ होगा, अर्थात कोई भी संख्या दी हुई हो तो अपन यहाँ से बी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे बी का मान कितना है x+1 और ए का मान है 2 और x का मान भी है 2, तो 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4। और यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी तो एक उधर भेज दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 1 अर्थात 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि साइन a बराबर 3/4 तब कोस a का मान कितना है। अभी अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूला त्रिकोणमिति का। एक और क्वेश्चन आ गया एक ही पेपर में, ये फर्स्ट पारी वाले एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और उसी में एक और क्वेश्चन आ गया त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का। तो सब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अपने को दिया हुआ है साइन a की वैल्यू, साइन a बराबर दिया हुआ है 3/4। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3 और कर्ण की वैल्यू 4। तो सबसे पहले अपन ए अर्थात आधार की वैल्यू निकालेंगे। आधार का मान होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से आधार की वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन। कर्ण अर्थात 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और लंब अर्थात 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आधार की वैल्यू आ गई 16 में से 9 को माइनस किया तो √7। कितने आ गया आधार की वैल्यू √7। अब अपने को मान का आएगा ज्ञात करना है कोस ए का, कोस ए का। तो साइन के बाद में क्या आता है कोस। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी थी अपने पास 4, √7/4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन था। अपने को दिया होता है साइन ए की वैल्यू 3/4। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब का मान दिया हुआ है 3, कर्ण का मान दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले अपने पास आधार का मान होना चाहिए, लंब कर्ण आधार तीनों। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने आधार का मान निकाला। आधार बराबर होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16 और लंब की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 को माइनस किया तो कितने आ गए √7। काय की वैल्यू है ये वैल्यू है अपनी आधार की। अब अपन बात करते हैं कि आज क्या करना है अपने को कोस ए का मान। तो अपने को पता है कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। तो √7/4 कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने को दिया हुआ कि यदि x³ प्लस के x² - 2x - 100 इसका एक गुणनखंड x + x - 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो अपने को बहुपद दिया हुआ है px कि इसका एक गुणनखंड कितना है x - 2। अब अगर x - 2 इसका गुणनखंड है तो अपन ने बहुपद px में x के स्थान पर प्लस का 2 रखेंगे तो सोल्व करने पर क्या आना चाहिए 0, तभी उसका गुणनखंड होता है। और इसमें तो दिया हुआ है कि इसका गुणनखंड है तो अपन इसमें x की जगह क्या रखेंगे बहुपद में 2। तो आंसर कितना आएगा अपना 0। देखो तो x की जगह 2 रख देते, 2 का क्यूब माइनस प्लस के ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 माइनस 24 और बराबर में क्या रखेंगे 0। आप सोल्व करते हैं इसको। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × 2 कितने होते हैं 4 और माइनस के 24 बराबर 0। अब देखो माइनस कितने हो गए 24 और 4 28 और प्लस कितने 8। तो 28 में से 8 गए तो कितने बचे 20, आएंगे माइनस के 20 बच गए बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, 20 को उधर भेज दें काय को जाएंगे प्लस के। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20/4 अर्थात 5। फिर पोलिनोमियल अर्थात बहुपद का क्वेश्चन था।
बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर कोई बहुपदी का गुणनखंड दिया हुआ है अपने को कि कोई भी बहुपद px का गुणनखंड है कोई संख्या, तो उसमें उसका गुणनखंड दिया हुआ है और k का मान ज्ञात करना है। अगर x माइनस एक x माइनस दो इस बहुपद का गुणनखंड है तो बहुपद में x की जगह पर प्लस का 2 रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आता है। तो अपन ने बहुपद में x की जगह क्या रख दिया 2 और बराबर में 0 लगा के इसको सोल्व कर दिया, तो k का मान कितना आ गया 5, जो कि अपना ऑप्शन बी वाला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंग को 840 रुपए क्रय मूल्य वाले टेबल को 10% लाभ से सोनू को बेचता है और फिर सोनू इससे 5% की हानि पर बेचता है रोकी को, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य अपने को क्या ज्ञात करना है, अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना था उसका 840 रुपए, उसके बाद में तो रिंकू ने सोनू को बेचा इसको 10% के लाभ पर, कितना परसेंट का लाभ 10%, तो मूल्य हो गया 110 बटा, तो जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य था वो कितना होगा 110 बटा 100। फिर जो सोनू है वो इसको रोकी को बेच दिया 5% आने पर, वो कितने मूल्य पर बेचा इसको 95%, 95 बटा 100। सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को, 0 से 0 कैंसिल कर दिया अपन ने, 11 को इससे मल्टीपल किया अपन ने, 11 चौक 44 के 4 हासिल के 4, फिर 11 को 8 से कटेगी तो कितने हो गए 88, 88 और 4 92 इंटू 95 बटा 100, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं 924 को 95, 20 के 0 2, 10 और 2 12 2 हासिल का 1, 40 और 1 46, 25 हासिल का 3, 18 19 20 21 का 1 हासिल का 2, 2 3 877, तो इनको मल्टीपल करने पे कितना है अपने पास 87,780 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 1 0 बची हुई लास्ट में, तो एक संख्या बाद क्या लग, पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आंसर आ गया अपना 877.8, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये लाभ आने वाला क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। अपने को दिया हुआ कि रिंकू 840 रुपए क्रय मूल्य वाले एक टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रोकी को 5% के हानि पर बेचता है, तो अपने को टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। टेबल का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 840, उसमें उसको 10% के लाभ पर सोनू को बेचा रिंकू ने, तो 110 बटा 100 हो गया इसका मूल्य। फिर सोनू ने 5% की हानि पर इसको रोकी को बेच दिया, तो उस टाइम इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया अंतिम 95 बटा 100। तो इसको अपन सोल्व किया, 0 से 0 काटा दोनों, 11 को 84 से मल्टीपल किया कितना आ गया 924 इंटू 95, 924 को 95 से गुणा किया अपन ने कितना आ गया 780 बटा 100, 1 0 से 1 0 काटा और एक संख्या पहले क्या लगा दिया पॉइंट 877.8, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, और अपने को तार कितना है, तार 2.2 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले तो डेसीमीटर क्यूब को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो डेसीमीटर क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेमी, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 10 सेमी, तो डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो कहां से गुणा कर देंगे 1000 से, 2.2 को 1000 से गुणा कर देंगे अपन, तो कितना आ गया 2200 सेमी क्यूब। ठीक है, देखो अब इसको ये इतना अपने पास पीतल है और इस पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है, तार की लंबाई। देखो अब दोनों में क्या सेम रहेगा, तार का जो पहले का जो आयतन है, आयतन कितना है तार का 2200 सेंटीमीटर क्यूब, उसी तार से क्या बनाया जा रहा है बेलनाकार, तो उस तार को क्या के रूप में बनाया जा रहा है बेलनाकार तार के रूप में उसको बनाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन और तार का आयतन क्या होगा बराबर। अब अपने को पता है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई का मान लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू अब 0.5 से में क्या है इसका व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.5/2, 0.5/2
गुणा एच, वो बराबर दे रखा है 22। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या लग गया 1 0, इस पॉइंट को हटा दिया अपन तो नीचे क्या लग गया 0। देखो सॉल्व करते हैं इनको, 5 से घटा इसको 4 बार, कोई 5 से घटा 4 बार। ठीक है, एच की वैल्यू निकालने अपने को, इधर दिया हुआ है 2200, नीचे कितना है 7 गुणा 4 गुणा 4, ये तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ऊपर 22 से कहाँ जाएगा नीचे, 22 से घटा इसको कितनी बार घटा 100 बार। तो देखो 4 को 4 से गुणा किया अपने कितना आ गया 16, 16 को 7 से गुणा किया तो 112, तो कितना आ गया 112 और 00, तो 11200। एच का मान कितना है 11200 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को आंसर काहे में आ रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 100 का भाग दे देंगे, तो एच का मान कितना आ गया 112 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना सी, अर्थात तार की जो लंबाई हो कितनी आ गई 112 मीटर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5:6:7 7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि दे रखी है 220, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है अपने को। देखो अपन ने मान लिया कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, अनुपात दे रखा है अपने को 5:6:7। अपन ने मान लिया कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है 5x, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 6x, और 1 रुपए कितने सिक्के माने अपन ने 7x। ठीक है, अब अपने को दे रखा है कि कुल राशि कितनी है 220 रुपए। अब 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए 25x। 6 रुपए के 2 रुपए के 6x सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए 2 × 6 12x, प्लस 1 रुपए कितने सिक्के 7, तो कुल कितने रुपए हो गए उनके 7x। 1 रुपए के 7x सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए 7x, और बराबर दे रखा है अपने को 220। सोल्व करते हैं इनको, जोड़ते हैं 25, 12 और 7 को जोड़ेंगे कितने आ गए 44x बराबर 220। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं अपन 220 बटा 44, काटते हैं इनको 22 से काट दें 10 बार, 22 दूनी 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अपने को कहें कि सिक्कों की संख्या बतानी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्के कितने माने थे अपन ने 6x, तो 6 × 5 बराबर 30। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 30। कौन सा ऑप्शन सही अपना ए। देखो एक बात फिर देखते हैं, अपने को थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि है 220 रुपए, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है अपने को। 5 रुपए के कितने, तो इनका अनुपात है 5x, 5:6:7। तो अपन ने मान लिया कि 5 रुपए कितने सिक्के 5x, 2 रुपए कितने सिक्के 6x, और 1 रुपए कितने सिक्के 7x। अब 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए, दोनों को गुणा कर देंगे 25x। 6 रुपए के 2 सिक्के हैं तो उनके कुल कितने रुपए हो गए 12x, और 7 रुपए के 1 रुपए के 7 सिक्के हैं, 1 रुपए के 7x सिक्के, तो दोनों का कुल कितनी राशि हो गया 7x, और तीनों का योग कितना दे रखा है 220, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 44x बराबर 220, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 5। अब अपने क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 2 रुपए कितने सिक्के माने थे अपन ने 6x, 2 रुपए कितने सिक्के माने थे 6x, तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितने आ गए 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। तार का है क्या आकार का है वृत्त के आकार का। इस तार से एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त की एक भुजा की लगभग लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन कुल तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखो तार से क्या बना हुआ है वृत्त बना हुआ है, तार से क्या बना हुआ है वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा परिधि होगी वही क्या होगी तार की लंबाई। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या होगी 2πr, 2 × 22/7, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 98। 7 से काटा इसको, 7 × 7, 2 7 4 28, गुणा कर देते इनको 22 दूनी 44 × 14, 14 को 4 से गुणा किया तो अपन कितने आ गए 56 के 4 से लेके 5, 14 × 4 56, और 5 कितने होते 61, तो कितना आ गया इसकी लंबाई 716 सेंटीमीटर। काहे की लंबाई आई है तार की लंबाई। और उसी तार से अपन क्या बना रहे हैं एक वृत्त, वृत्त की चारों भुजाएं काहे से बना रहे हैं उसी तार से बना रहे हैं अपन, और अपने को ज्ञात करनी है वृत्त की एक भुजा। तो ये क्या है ये है वृत्त की चारों भुजाओं की लंबाई। क्या की लंबाई है वृत्त की चारों भुजाओं की, तो वृत्त की एक भुजा की लंबाई अपन ज्ञात करेंगे। तो ये वृत्त का जो चारों भुजाओं की लंबाई है परिमाप, इसमें काहे का भाग दे देंगे 4 का, 4 × 4, 2 बच गए, 5 बार में 20 और 4 बार 16, कितनी बार भाग गया 716 में 4 का 154 बार।
तो तार की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 154 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक तार था, उससे पहले क्या बना हुआ है? वर्ताकार तार था जिसकी त्रिज्या देखिए 98 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन कुल तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई कैसे ज्ञात करिए पढ़ने? जो वृत्त का जो परिमाप है वही क्या है? तार की लंबाई। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, उससे तार की लंबाई कितनी है अपनी? 616 सेंटीमीटर। अब उसी तार का क्या बनाया जा रहा है? एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की चारों भुजाएं बनाई गई है, तो चारों भुजाओं की लंबाई 616 थी, एक भुजा का मान ज्ञात करना था अपने को। तो 616 को कहां से डिवाइड किया? 4 से, कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगर आगे देखते, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो गई। धनराशि कितनी हुई दुगुनी? कितने टाइम में? 12 वर्ष। 12 वर्ष में साधारण ब्याज कितनी हो गई? दुगुनी हो गई। एक से कितनी हो गई? 2। तो कितनी राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान दर से आगे बढ़ता है। जैसे अगर पहले साल में अपने को 100 रुपए ब्याज लग रहा है, तो साधारण ब्याज अगले दूसरे साल में 100 रुपए लगेगा, तीसरे साल में 100 रुपए लगेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर है, साधारण ब्याज समान रूप से हर साल समान रूप से आगे बढ़ता है। तो अगर इसको 1 से 2 गुना होने में कितना समय लगा? 12 वर्ष। तो 2 से 3 गुना होने में फिर 12 वर्ष और लगेंगे, तो कुल कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष। तो वो राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? 24 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत आसान है। 1 से 2 गुना होने में 12 वर्ष लगे, तो 2 से 3 गुना होने में 12 वर्ष फिर से लगेंगे उसको। कुल कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का व्यास दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। तो जो गोले की त्रिज्या है r, वो कितनी हो जाएगी? 0.7/2। पॉइंट हटा देंगे अपन, 7/20। ये क्या हो गई? गोले की त्रिज्या। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है अपने को? कितना पानी बाहर निकला। अब कितना पानी बाहर निकला? 3000 गोले। तो अपन क्या करेंगे? एक गोले का आयतन लिख लेंगे, उसको कहां से गुणा कर देंगे? 3000 से। तो अपने को बाहर निकले पानी का आयतन ज्ञात करना है। बाहर निकले पानी का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। इसको कहां से गुणा कर देंगे? 3000 से। कुल कितने गोले बाहर निकाले पानी के? 3000 गोले। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। 4/3 गुणा, पाई का मान दे रखा है इसने 22/7 लेना है। त्रिज्या कितनी है? 7/20। तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे 7/30, क्योंकि त्रिज्या क्या है? क्यूब। तो कहां से गुणा कर देंगे इसको? 3000 से। तो ये क्या हो गया? कुल बाहर निकले पानी का आयतन। ये तीनों जीरो से, तीनों जीरो काट देते अपन, 3 से ये 3 काट देते, 7 से 7 कट गए, 2 दूनी 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया। क्या बचा यहाँ पे? 2 से 22 को कटा 4 बार। तो क्या आ गया अपने पास? ऊपर क्या बचा? 4 × 7 11, और 7 × 7 कितने होते हैं? 49। कहां से गुणा करना है इनको? 11 से। 49 को 11 से गुणा करते, 11 × 9 99 के 9 हासिल के 9, 11 चौक 44, 44 और 9 कितने होते हैं? 53। तो कितना आंसर आ गया? 539 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। अपने को दे रखा था कि एक गोले का आयतन दे रखा, गोले का व्यास दे रखा है 0.7 सेमी। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/20। अब एक टंकी है, उसमें इसी प्रकार के 3000 गोले भरकर पानी बाहर निकाला गया है। तो बाहर निकाले पानी की आयतन ज्ञात करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे? एक गोले का आयतन निकालेंगे और उस गोले के आयतन को कहां से गुणा कर देंगे? 3000 से। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ और गुणा कहां से करना है उसको? 3000 से। अब देखो 4/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना है? 7/20, 7/20 और 7/20। तो कहां से गुणा कर दिया? 3000 से। 3 जीरो से अपन ने 3 जीरो काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4 से 4 को काट दिया, 1 2 बचे तो उससे 22 को काट दिया 11 बार। 7 को 7 से गुणा किया तो कितना है? 49, और इंटू 11, 49 को 11 से गुणा किया तो कितना है? 539। तो आयतन कितना? पानी का आयतन कितना आ गया? 539 सेंटीमीटर घन क्यूब। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, माध्य माध्यिका और माध्य का क्वेश्चन है। सांख्यिकी अपने गणित में जो प्रश्नावली होती है, टॉपिक होता है सांख्यिकी, उसके अंदर पढ़ेंगे अपन माध्य, माध्यिक, बहुलक। इनके क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन दे रखा है 15 17 16 7 10 12 14 16 19 20 तथा 16 की माध्यिका एवं माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? माध्य और माध्यिका। देखो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी हुई उनको एक निश्चित क्रम में जमाना, या तो आरोही क्रम में जमा दो या अवरोही क्रम में जमा दो, या तो छोटे से बड़े के रूप में जमाओ या बड़े से छोटे के रूप में जमाओ माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो सबसे छोटी संख्या अपने पास 7,
उसके बाद में 7 के बाद में दे रखा है अपने को 10, 10 के बाद में दे रखा है अपने को 12, 12 कितनी बार आ रहा है, एक और एक 2 बार। 12 के बाद में दे रखा है अपने को 14, 14 एक ही बार आ रहा है। उसके बाद दे रखा है 15, उसके बाद 16 दे रखा है 1 2 और 3 बार, और 16 के बाद में दे रखा है अपने को 17 और 19, 17 और 19 कुल कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुल 11 संख्या दे रखी है। अपन ने क्या किया, इनको 8वें क्रम में जमा लिया, छोटे से बड़े क्रम में। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है अपने को, माध्यिका। माध्यिका देखो, माध्यिका ज्ञात करना बहुत आसान है। जो संख्या दे रखी है अपने को, जितनी संख्या है अपने पास है, उनमें जो सबसे मध्य वाला बीच वाली जो संख्या होती है वही क्या होती है, माध्यिका। अभी यहाँ पे 11 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या अपन इधर छोड़ देते हैं, और 1 2 3 4 5 संख्या इधर छोड़ देते हैं। बीच में कौन सी संख्या बची, 15। कौन सी बची, 15। तो इसकी जो माध्यिका है वो कितनी आ गई, 15। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। माध्यिका कितनी आ गई, 15। और अगर सम संख्या है, जैसे मान लो 10 संख्या हो, फिर उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करें, उसके लिए अपन क्या करते हैं, 4 संख्या इधर छोड़ा, 4 संख्या इधर छोड़ा, बीच की जो दोनों संख्या है उनको जोड़कर किसका भाग दे देते हैं, 2 का। अभी विषम संख्या दी हुई थी, 11 संख्या है कुल, तो अपन 5 संख्या इधर छोड़ दिए, 5 संख्या इधर छोड़ दी, जो बीच की जो संख्या बची 15, वो क्या हुआ अपनी माध्यिका। उसके बाद में ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य ज्ञात करना भी बहुत आसान है। माध्य में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, और जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जोड़ते देखो, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 34, 34 और 5 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44, 44 और 2 46, 46 और 7 कितने होते हैं, 53, 53 के 3 हासिल के 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 5 15 को जोड़ दें, मैं एक बार फिर से जोड़ते इसको। 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 5 39, 39 और 4 43, 43 और 2 45, 45 और 2 46, 46 और 7 कितने थे, 54। तो 54 के 4, तो इनका योग कितना आ गया, 154। बता कुल कितनी संख्या है, 11। तो 154 में 11 भाग देते हैं अपन, तो माध्य कितना आ गया, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 14, कितना आ गया माध्य, 14। 11 चौक 44, कितना आ गया, 14। तो माध्य का तो कितनी है, 15, और माध्य कितना है, 14। तो 15 और 14 कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अपने को आना चाहिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माध्य का निकाला बहुत आसान है। जो भी अपने को संख्याएं दी हुई है उनको अपन सीधे क्रम में लिखते हैं, या तो छोटे से बड़े रूप में या बड़े से छोटे के रूप में। तो सबसे बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, माध्यिका। माध्य किसे ज्ञात करते हैं, कुल जितनी भी संख्याएं दी है उनको उनका योग करके जितनी संख्या है उसके क्या कर देते हैं अपन, भाग दे देते हैं। 154 में 11 का भाग देते कितना आ गया, 14। इसमें से कभी कभी एक और चीज पूछ लेता है, वो होता है बहुलक। क्या पूछ लेता है, बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी, अर्थात जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही क्या होता है, बहुलक। जैसे इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 16 3 बार, तो बहुलक कितना हो गया इसका, 16। ठीक है, बहुलक नहीं पूछ रहा था, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। देखो अभी अपन केवल पुराने आए हुए क्वेश्चन करेंगे, कर रहे हैं। धीरे धीरे अपन हर टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, और हर टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ेंगे, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, इस समीकरण निकाय L1x, दो समीकरण दे रखी है, L1x प्लस M1y प्लस N1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है L1x प्लस M2y प्लस N2 बराबर 0। यदि समीकरण में अपने कंडीशन दे रखी है कि L1 बटा L2 बराबर है M1 बटा M2 के, और नॉट इक्वल टू N1 बटा N2। देखो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म वाली एक्सरसाइज की क्वेश्चन है ये। जो अपन कभी भी दो रेखाओं का अपन ग्राफ बनाते हैं, दो रेखाओं का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ विधि सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दो रेखाओं का ग्राफ किस प्रकार बन सकता है, या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, एक दूसरे को काट दे, या समपाती अर्थात एक दूसरे के ऊपर हो, या फिर समांतर हो, एक दूसरे बिल्कुल समांतर जाए, कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, अगर ये x और y के गुणांक एक दूसरे के बराबर नहीं हो, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन, अगर L1 बटा L2 बराबर नहीं होता M1, L1 बटा L2 बराबर नहीं होता M1 बटा M2 के, तो रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी। कैसी होती रेखाएं,
छेदी। और अगर मान लो दोनों बराबर आ गए, L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2, फिर तीसरा निकालेंगे N1 बटा N2। अगर ये तीनों भी बराबर, तीनों ही बराबर आ गए तो फिर रेखाएं कैसी होती है? समपाती। कैसी होती है रेखाएं? समपाती। लेकिन अगर शुरू के दोनों बराबर आ गए, L1 बटा L2 और M1 बटा M2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो फिर रेखाएं कैसी होती है? रेखाएं होती है फिर समांतर, वो कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। देखो तो तीनों पता होना चाहिए अपने को। अगर स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं है, L1 बटा L2 M1 बटा M2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। कैसी होगी रेखाएं? प्रतिच्छेदी। अगर तीनों ही बराबर आ गए तो फिर रेखाएं कैसी होगी? समपाती। लेकिन शुरू के दो बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया, तो फिर रेखाएं कैसी हो जाती है? समांतर। ठीक है, जब अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की गलती होगी? गलती काय में हो रही है? लंबाई में। अपन ने मान लिया, माना वर्ग की लंबाई मान लेते हैं अपन 100, लंबाई मान लिया अपन ने 100 इकाई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10,000। क्षेत्रफल कितना आ गया? 10,000 वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अगर वर्ग की लंबाई में 1% की गलती होती है, अगर लंबाई में हम 1% की गलती करते हैं तो लंबाई कितनी रह जाएगी? 99 इकाई। और फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फिर क्षेत्रफल हो जाएगा 99 का स्क्वायर अर्थात 9,801। तो कुल कितनी गलती हुई? 10,000 पे 199 की। तो 10,000 में कहें की गलती हुई? 199 गलती हुई 10,000 की। तो ये कितने % की गलती हुई? उसके लिए 100 से गुणा करते, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना आ गया? 1.99 अर्थात लगभग 2% की क्या हो गई अपनी गलती। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। एक बार फिर से देखते हैं इसको। अपने को दे रखा था कि एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती हो रही है। अपन ने वर्ग की लंबाई क्या मान ली? 100 इकाई। अगर उसमें 1% की गलती हो गई तो कितनी रह गई? वो 99 इकाई। अगर 100 इकाई अगर वर्ग की लंबाई, क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 का स्क्वायर अर्थात 10,000 वर्ग इकाई। और अगर अपन लंबाई में 1% की गलती करते हैं उसके बाद में लंबाई होगी 99 इकाई। तो 1% की गलती करने के बाद में क्षेत्रफल कितना आएगा अपना? 9,801। 99 का स्क्वायर 9,801। तो कुल कितनी गलती हुई क्षेत्रफल में? 199। गलती कितनी हुई? 199 इकाई के ऊपर 10,000 के ऊपर। तो इसको परसेंट में निकालने के लिए 10,000 से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 199 बटा 100 अर्थात 2 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा 1.99। लगभग कितने % की गलती हुई अपनी? 2% की गलती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दे रखा है अपने को कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD है 3/5। अपन दो त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 3/5। भुजाओं का जो अनुपात है कितना देगा? 3/5। और क्या पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी जो संगत भुजाएं होती है उनके वर्गों के बराबर होता है। जो संगत भुजाएं होती है ना उनके वर्गों के बराबर, तीनों में से कोई सी। देखो तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3/5। तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, 9/25 अर्थात 9/25। कितना आ गया? 9/25। कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो अब त्रिभुज दिया हुआ था, दो त्रिभुज दिए हुए थे, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा था 3/5 और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अगर दो त्रिभुज समरूप है, दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? उनकी भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। तो अपन ने भुजाओं का अनुपात है 3/5, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 9/25। तो कितना आ गया? 9/25। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है ये कि 3 संख्या है 2:3:4 के अनुपात में तथा उनका औसत है 39। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो अपन संख्या मान लेंगे, पहली संख्या मान लिया अपन ने 2x, दूसरी संख्या मान लिया अपन 3x और तीसरी संख्या मान लिया अपन 4x। तीनों का योग कितना होगा? योग होगा, इनका औसत कितना है? 39। 39 गुणा 3, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 4 और 3 7 और 2 9, कितना होगा? 9x बराबर 39 इंटू 3। तो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 39 इंटू 3/9। 3 से काटा इसको 3 बार में और 3 का भाग 39 में देंगे तो x का भाग कितना आ गया? 13।
x का जो मान है वो कितना आया 13। अब क्या पूछ रहा है अपने को सबसे छोटी संख्या ज्ञात की, सबसे छोटी संख्या कितनी है अपनी 2x, 13 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ गई 26। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 26। औसत का अनुपात का क्वेश्चन था ये, औसत का अनुपात का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। देखो सीईटी में मैथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है 10+2 वाले में और भी सभी वैकेंसीज में। पिछला जो 10+2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीईटी के क्वेश्चन आए थे लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आए थे प्रत्येक पारी के। तो अपन सभी पेपरों के सारे जितने मैथ में के आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद अपन प्रत्येक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रोक्सिमा एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासें लगातार लेते रहिए। आने वाले सीईटी के एग्जाम्स हो या एसएससी जीडी के एग्जाम्स हो, उनमें से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारी क्लासों से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हर टॉपिक के अपन जो पहले क्वेश्चन आए और अब कैसे आ सकते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज अपन ने किया था सीईटी के पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए थे मैथ के वो सोल्व। ठीक है, धन्यवाद।